हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन कक्षा 12 हिंदी मॉडल। कक्षा 12 के लिए हिंदी का मॉडल पेपर है, समान हिंदी का है, मॉडल पेपर हल सहित। आज का वीडियो हमारा जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर को हमने हल कर दिया है। हमने आपसे बताया था कि अगर आपको इसका हल चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। तो आपने कमेंट किया है तो हमने इसका हल पेपर बनाया है, पेपर का हल किया है। तो देखिए, हिंदी पेपर में 100 में से 100 अंक पक्का हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर हमारा 2025 का है। 100% 2025 में आने वाले सभी क्वेश्चनों का है, क्योंकि यह 2025 बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है। तो आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, यूपी बोर्ड कक्षा 12 समान हिंदी पेपर, यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर 2025 का। देखिए, कक्षा 12 समान हिंदी, केवल प्रश्न पत्र, इसमें केवल प्रश्न पत्र है, हल सहित है। हमने हल सहित प्रश्न पत्र को बनाया है। तो अब देखिए, देखिए समय कितना रहता है। समय होता है 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक होता है 100 का। अब देखिए निर्देश क्या दिया हुआ है। देखिए, नंबर 1, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो शुरुआत का 15 मिनट आपको मिलेगा उसमें आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है निर्देश। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं। 2 खंड दिए हैं, दोनों खंडों को आपको करना है। तो देखिए, पहला खंड हमारा आ गया खंड का। तो देखिए, खंड का हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। पहले का खंड का में हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन होगा हमारा हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से 5 क्वेश्चन। उसके बाद पद्य साहित्य के इतिहास से 5 क्वेश्चन, जो कि 10 क्वेश्चन होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, का वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ। तो का ऑप्शन है भारतेंदु युग, बी ऑप्शन है द्विवेदी युग, सी ऑप्शन है शुक्ल युग और डी ऑप्शन है शुक्लोत्तर युग। देखिए, जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन हुआ था द्विवेदी युग में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब आगे देखिए, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए, पहला है ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है बी के सॉरी ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है राम वृक्ष बेनीपुरी और सी है वासुदेव शरण अग्रवाल और डी है विद्या निवास मिश्र। तो देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय जो है इस पुस्तक के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। इस तरह से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर गा। कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। का निबंध है अशोक के फूल, और फिर बी वाला है राष्ट्र का स्वरूप, सी वाला है कविता क्या है और डी है तुम चंदन हम पानी। तो देखिए, यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर कविता क्या है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखा गया निबंध है कविता क्या है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है इसी प्रकार से। देखिए, कह रहा है कि आजाद शत्रु किस विधा की रचना है। जो आजाद शत्रु रचना है ये किस विधा में है। तो ए ऑप्शन है जीवनी, बी ऑप्शन है नाटक और सी ऑप्शन है संस्मरण और डी ऑप्शन है आत्मकथा। तो देखिए, आजाद शत्रु जो है ये नाटक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए, कह रहा है कि अज्ञेय की रचना है। तो ए है शेखर एक जीवनी, बी ऑप्शन है पृथ्वी पुत्र, सी ऑप्शन है विचार प्रवाह और डी ऑप्शन है मेरे विचार। तो देखिए, जो अज्ञेय की रचना है ये शेखर एक जीवनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब आगे देखिए, इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के 5 क्वेश्चन। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हिंदी पद साहित्य के इतिहास से 5 क्वेश्चन। तो ये हमारा इसमें हमें पद साहित्य से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा। देखिए, क्या है का वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि कबीरदास प्रमुख कवि हैं। जो कबीरदास हैं
ये प्रमुख कवि हैं, यानी किस धारा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी? तो देखिए, ए ऑप्शन है निर्गुण काव्य धारा, बी ऑप्शन है सगुण काव्य धारा, सी ऑप्शन है प्रगतिवादी काव्य धारा और डी ऑप्शन है प्रयोगवादी काव्य धारा। तो जो कबीरदास जी हैं, कबीरदास हैं निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? तो ए ऑप्शन है चौपाई, बी ऑप्शन है क्या, यहाँ पे देखिए बी रहेगा, ये बी ऑप्शन है कुंडलिया, सी ऑप्शन है दोहा और फिर हमारा डी ऑप्शन जो है क्या है, सवैया। तो देखिए जो कबीरदास जी ने जो दोहा जो सॉरी कबीरदास जो बिहारी लाल जी ने रचना की, उनके छंद जो है वो दोहा छंद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे दोहा शब्द पर। अब देखिए अगला हमारा क्या है टॉपिक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है कि नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? तो ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है सरस्वती और डी ऑप्शन है घाघरा। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, नौका विहार जो कविता है ये गंगा नदी से संबंध है, इसका गंगा नदी पर लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। तो ए ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंथ, सी ऑप्शन निराला और डी ऑप्शन देखिए क्या है, डी ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है प्रयोगवादी काव्यधारा के जो कवि हैं ये हैं गिरिजा कुमार माथुर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंसू काव्य में प्रधान रस है। तो ए ऑप्शन है करुण रस, बी ऑप्शन है शांत रस, सी ऑप्शन है वीर रस और डी ऑप्शन है हास्य रस। तो देखिए आंसू जो है दुख को प्रकट करता है, तो यहाँ पे होगा करुण रस। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही रहेगा यहाँ पे। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे ए वाले ऑप्शन पर। अब देखिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, वहाँ पे आपको उसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं गद्यांश को। कह रहा है कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की स्वात प्रस्वात है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये हमारा है जो हमारा गद्यांश दिया हुआ है। अब देखिए गद्यांश पे आधारित हमारा प्रश्न दिया हुआ है। देखिए कह रहा है पहला प्रश्न क्या है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए राष्ट्र दिख रहा है, संस्कृति दिख रही है। तो ये सब जो है किस अध्याय में हमारा है, यहाँ पे देखिए राष्ट्र कितनी बार पूछा है। तो ये हमारा राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है। तो देखिए जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो पहला क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, कह रहा पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर, तो यहाँ पे आपको उसका संदर्भ लिखना है। जैसे कि कैसे लिखना है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। लेकिन ऐसा भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन लिखने का सही तरीका आप संदर्भ लिखिएगा। कैसे, प्रस्तुत गद्यांश, देखिए गद्य से है तो गद्यांश लिखेंगे, पद्य से है तो पद्यांश लिखेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन पर। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र का तीसरा अंग है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? तो देखिए उत्तर, राष्ट्र का तीसरा अंग है जन की संस्कृति, यानी लोगों की संस्कृति। तो इस प्रकार से लिखेंगे, इस पर भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है? तो उत्तर देखिए, संस्कृति के विकास और अभ्युदय द्वारा राष्ट्र का विकास संभव है। इस पर भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जन का मस्तिष्क है। तो देखिए जन का मस्तिष्क क्या? उत्तर देखिए क्या है? जन का मस्तिष्क संस्कृति है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ऊपर देखिए हमारा कौन सा अंश रेखांकित है? यहाँ पे देखिए कौन सा अंक रेखांकित अंश है? यहाँ पे देखिए जिसके नीचे अंडरलाइन है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमबंध मात्र है। तो इसको हमें क्या करना है? इसकी व्याख्या करना है। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। हमारा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए उत्तर हमारा, आप हेडिंग डालेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए किस प्रकार से इसका व्याख्या होगा। वस्तुतः संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, जो दिमाग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। किससे होता है? मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क की मृत्यु होने पर व्यक्ति की मृत्यु मान लिया जाता है, भले ही उसका शरीर भली भांति कार्य कर रहा हो और जीवित हो। अगर आपका मस्तिष्क, किसी का मस्तिष्क काम नहीं कर रहा तो मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है। आगे देखिए, जिस प्रकार मस्तिष्क से रहित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, जिस प्रकार मस्तिष्क से रहित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, मतलब मस्तिष्क के बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार से हो जाएगा इसका रेखांकित अंश की व्याख्या। तो अगर आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपको पद्यांश गद्यांश पर 10 नंबर मिलेंगे। तो आपको 2 गद्यांश दिया रहेगा, आपको दोनों में से एक ही करना रहेगा। इस प्रकार से आप गद्यांश को हल कीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न संख्या 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको एक पद्यांश दिया रहेगा, उसको उसके नीचे आपको 5 प्रश्न दिए रहेंगे। पांचों प्रश्न आपके 2-2 नंबर के होंगे। तो आप अगर पांचों प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से लिख देंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो आइए देखते हैं पद्यांश हमारा क्या दिया हुआ है। देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली। देखिए रेखांकित अंश है, नीचे इसके हमारा रेखांकित अंश दिया हुआ। तो यहाँ पे अंडरलाइन क्या होता है? यही हमें रेखांकित अंश है हमारा। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मछली। मछली आप देखिए आगे। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो देखिए ये जो कविता है कहाँ से लिया गया? सांध गीत से। और इसके शीर्षक क्या है? इसके कवि का नाम क्या है? इसके कवि हैं महादेवी वर्मा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश सांध गीत काव्य संग्रह गीत के 3 शीर्षक से अवतरित है। जो गीत है उसके तीसरे शीर्षक से अवतरित है। यह कविता महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है, रचित है। तो इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कवयित्री ने स्वयं को क्या बताया है। तो देखिए कवयित्री ने स्वयं को नीर भरी दुख की बदली, अर्थात दुख की बदलियों से घिरा हुआ, बताया दुख से घिरा हुआ बताया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है कि किससे आहत होकर विश्व हंसा। तो उत्तर है क्रंदन से आहत होकर विश्व हंसा। अगला क्वेश्चन है घ वाला, पलकों में क्या मछली। तो देखिए उत्तर पलकों में निर्झरी मछली। तो हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है, तो आपको अच्छे तरीके से लिखना है। उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी हमने बताया आपका रेखांकित अंश क्या है, यहाँ पे दिया हमारा, देखिए दिया हुआ है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। तो इसका हमें व्याख्या करना है। तो इसका व्याख्या करते हैं। देखिए उत्तर रेखांकित, देखिए प्रस्तुत रेखांकित पंक्तियों में कवयित्री अपने जीवन की तुलना बादलों से करती हुई कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात कि मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है, मेरा जीवन जो है दुख से भरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है, उसी प्रकार अथाह विरह की वेदना के कारण मेरी आंखों में आंसू भरे रहते हैं। जिस प्रकार से जो बादल है, बादल में पानी भरा रहता है, उसी प्रकार से
कवयित्री कहती है माधवी वर्मा जी कि दुःख के कारण उनकी आँखों में पानी भरा रहता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आपको पद्यांश पर भी आपके 10 नंबर हो जाएँगे। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का नाम लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी 80 शब्दों में आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखकर कृतियों का उल्लेख करना है। तो साहित्यिक परिचय पर आपको मिलेगा 3 नंबर और उसके बाद कृतियों पे आपको मिलेगा 2 नंबर। कुल मिला के आपको 5 नंबर मिलेगा इस पर, इस 5वें नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए इसमें का क्या कह रहा है, का में आपको कह रहा है कि का 5 नंबर का हो जाएगा और इसका एक, इसमें आपको पूछ रहा है लेखक का, इसका पूछेगा आपका कवि का। तो देखिए किन किन लेखक का पूछा है। नंबर 1 है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है प्रोजी सुंदर रेड्डी और तीसरा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इन तीनों में से आपको किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना और कृतियों का उल्लेख करना है, कृतियों का नाम लिखना है। तो देखिए हम लिखते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो देखिए एक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। तो देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुआयामी व्यक्ति के स्वामी थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष के एकादशी संवत 1964 सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आगे देखिए, बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली द्विवेदी जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा शांति निकेतन के हिंदी भवन के निदेशक के पद पर सन 1940 से 1950 तक सुशोभित किया। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास, नागरी प्रचारिणी सभा इत्यादि विभिन्न संस्थाओं तथा शैक्षिक संस्थानों अनुसंधानों के कार्यों के संदर्भ में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सन 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जीवन के अंत समय में द्विवेदी जी साहित्य साधना में प्रवृत्त रहे और 18 मई 1979 ईस्वी को इस भुवन लोक से प्रयाण कर गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। आचार्य द्विवेदी का साहित्य विपुल है। अब आगे देखिए इनकी कृतियां। इनकी कृतियों को कुछ इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। देखिए इतिहास, इतिहास में उन्होंने क्या लिखा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य। उपन्यास देखिए इनका क्या क्या है, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा। अब देखिए निबंध इनका क्या क्या है, निबंध संग्रह। तो देखिए निबंध संग्रह क्या है, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार प्रवाह और कुटज। साहित्य देखिए इनकी साहित्य क्या है, शास्त्रीय, इनकी साहित्य जो शास्त्रीय थी। आलोचनात्मक ग्रंथ जैसे कि कालिदास की ललित योजना, इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। सहज साधना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, कबीर, सूर साहित्य, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर। तो ये इनकी कृतियां हो गई। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे लेखक के साहित्यिक परिचय और कृतियां पर। इसके बाद देखिए 5वां का खा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, आपको 80 शब्द में ही देना है उत्तर इसका। तो इसमें भी आपको साहित्यिक परिचय पर 3 नंबर मिलेगा और 2 नंबर मिलेगा कृतियां पर। इस प्रकार से आपको इस पर भी 5 नंबर मिलेगा। तो लेखक के जीवन परिचय पर, साहित्यिक परिचय पर 5 नंबर और फिर कवि के जीवन पर, लेखक को सॉरी कवि के साहित्यिक परिचय पर 5 नंबर। तो देखिए क्या कौन कौन से कवि दिए हुए हैं। नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त। तो आइए इन तीनों में से किसी एक का करते हैं हम। लिखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, जो कि हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए उत्तर डालेंगे आप, उसके बाद लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का साहित्यिक परिचय। तो देखिए द्विवेदी युग के प्रतिनिधि साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। फारसी माध्यम से शिक्षा की शुरुआत करने वाले उपाध्याय ने स्वाध्याय के बल पर हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत पर समान अधिकार प्राप्त किया। आगे देखिए
आजमगढ़ के मिडिल स्कूल के अध्यापक कानून गो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पद पर कार्य किए। देखिए क्या थे, जो आजमगढ़ का मिडिल स्कूल था उस पर ये अध्यापक रहे, मिडिल छोटे स्कूल पर, और कानून गो भी थे, और काशी विश्वविद्यालय में इन्होंने अवैतनिक मतलब बिना कोई फीस लिए शिक्षक के पद पर कार्य किया। 6 मार्च 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए इनकी कृतियां प्रमुख क्या क्या है देखिए। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, चुभते चौपदे, चोखे ठाठ चौपदे, रस कलश, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी के रुखमणी, परिणय इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति इत्यादि उपाधियों में अलंकृत किए गए। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली काव्य के स्वरूपगत उन्नयन का श्रेय हरिओं जी को दिया जाता है। भाषा, भाव, छंद तथा अभिव्यंजना की लीक पर चल रही परंपराओं को बेलीक कर न केवल नवीन मान्यताएं स्थापित की, अपितु उन्हें मूर्त रूप में भी प्रदान किया। तो इस प्रकार से कवि के साहित्यिक परिचय और रचना पर भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है कि बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वास्तु का सार लिखिए। इसको भी आपको 80 शब्दों में लिखना है। बहादुर या फिर ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। तो देखिए उत्तर, बहादुर की कथा वस्तु का सार यानी सारांश। तो देखिए किस प्रकार से आप लिखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का है। किस नंबर का है, 5 नंबर का। 80 शब्दों में आपको लिखना है। तो देखिए, अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर यथार्थवादी कहानी है, जिसका नायक 12 से 13 वर्ष का नेपाली बालक है, जो अपनी माँ की पिटाई से त्रस्त खाकर यानी पिटाई से तंग होकर भाग आया है और लेखक के घर नौकरी पर रख लेता है। जो नौकर है उनके घर नौकरी करता है, ये नौकर बन जाता है। निर्मला, जो लेखक की पत्नी व गृह स्वामिनी है यानी घर की मालकिन है और लेखक की पत्नी है। पहले कुछ दिनों तक तो उससे बड़ा लाड जताती यानी बड़ा स्नेह जताती है, इससे बहादुर से, और उसका नाम बहादुर रखती है। किंतु धीरे धीरे निर्मला तथा अन्य परिवारजनों यानी और परिवार के लोग के व्यवहार क्या होता है, बदलने लगता है। आगे देखिए, बहादुर देर रात तक परिश्रम से अपना काम करता है, पर लेखक का पुत्र किशोर मीन मेघ निकाल कर अक्सर बहादुर की पिटाई करता है। जो लेखक का लड़का है किशोर, वो उस काम में कमी निकालकर बहादुर की पिटाई करता है। हद तो तब हो जाती है जब घर आए मेहमान बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। घर वाले भी उन पर विश्वास कर बहादुर से कड़ाई से पूछताछ करते हैं। बहादुर को यह बात अखर जाती यानी बुरी लगती है, और वह बिना कुछ कहे, बिना परिश्रमिक लिए यानी बिना कुछ जो काम किया उसका पैसा लिए बिना घर छोड़कर चला जाता है। बहादुर के जाने के बाद घर वाले बहादुर के साथ किए गए व्यवहार पर पश्चाताप करते हैं, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इतना आपको लिखना है बहादुर कहानी का सारांश, जिस पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब देखिए इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 होगी, मतलब 80 शब्दों में आपको स्वपठित खंडकाव्य का क्या लिखना है, एक खंडकाव्य लिखना है, चित्रण करना है किसी का। तो देखिए ये जो होगा आपको अपने ज़िले के हिसाब से लिखना होगा। आप क्वेश्चन बैंक लिए होंगे या फिर अवतार, उसमें आप देखेंगे तो आपको अपने ज़िले के हिसाब से दिया होगा कि आपको कौन सा लिखना है, श्रवण कुमार या रसमीरथ, जो आपका ज़िला है उसी के हिसाब से आपको ये लिखना होगा। इसको आप वहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए खंड खा आ गया। तो देखिए खंड खा में क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 का क्या कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ मतलब संदर्भ और फिर प्रसंग और अनुवाद। तो देखिए हमारा गद्यांश क्या है, देखिए संस्कृत्यस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम
भावबोध सामर्थ्यम आदित्यम श्रुतिमाधुर्यम वर्तते। किम बहुना चरित्र निर्मार्थाम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वागण्यम ददात न ताजिस्चीम किश्चिदयंत। देखिए, मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृच्छी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। तो ये हमारा दिया है गद्यांश। अब देखिए इसका हम संदर्भ लिखेंगे। तो देखिए संदर्भ में हम क्या लिखेंगे, उत्तर हमारा हेडिंग है संदर्भ। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायाम महत्व से अवतरित है, जिसमें संस्कृत भाषा के व्याकरण का वर्णन है। तो ये हो गया संदर्भ। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद करेंगे हम। तो देखिए इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए, संस्कृत का साहित्य सरस है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य पद में लालित्य भावों का बोध कराने की क्षमता और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहें, जाय चरित्र निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा अन्य कोई साहित्य नहीं देता है। ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। उसके बाद देखिए खा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि दिए गए श्लोक में से किसी एक का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस पर मेरे को 7 नंबर मिलेगा। 5 नंबर आपको मिलेगा अनुवाद पर और 2 नंबर मिलेगा आपको संदर्भ पर। तो देखिए क्या दिया हुआ श्लोक हमारा, न चौर्यहार्यम न चा राजहार्यम न भ्रातु भाज्यम न चा भारकारी व्यय कृते वर्धते योम नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो ये हमारा श्लोक है। अब देखिए हमें इसका संदर्भ लिखना है। तो देखिए संदर्भ किस प्रकार से हम लिखेंगे, देखिए प्रस्तुत संस्कृत श्लोक पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिता के सुभाष रत्नानी पाठ से अवतरित है। किससे, सुभाष रत्नानी। अब देखिए प्रसंग इसका क्या है, इस श्लोक में विद्या रूपी धन को सभी धनों में श्रेष्ठ बताया गया है। ये हमारा प्रसंग हो गया। अब देखिए इस पर हमें 2 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर इस पर, 1 नंबर इस पर। अब 5 नंबर मिलेगा हमें अनुवाद पर। देखिए अनुवाद इसका क्या होगा, देखिए हिंदी अनुवाद। देखिए विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ना तो चोर इसे चुरा सकता है, ना ही राजा इसे छीन सकता है, ना भाई इसे बांट सकता है, ना ही यह बोझ बनता है, ना भारकारी, ना ये भारी होता है, क्योंकि इसको नित्य व्यय यानी रोज खर्च करने से इसमें निरंतर वृद्धि ही होती रहती है। इस प्रकार से विद्याधन का जो है सब धनों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसे ना इसे चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता, ना भाई बांट सकता, ना ये भारी होता है, और जितना आप इसे खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। आपको विकल्प में दिया रहेगा 4, आपको 4 में से 2 का करना रहेगा, तो इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो देखिए का वाला हमारा क्या दिया है, अक्ल का दुश्मन। तो देखिए इसका जो अर्थ होगा, अक्ल का दुश्मन का जो अर्थ होता है मूर्ख होना होता है। क्या, मूर्ख होना। तो देखिए वाक्य प्रयोग, उसे समझाना व्यर्थ है, वह तो अक्ल का दुश्मन है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्या कह रहा है कि गागर में सागर भरना। तो देखिए उत्तर है क्या, जो हमारा इसका अर्थ है गागर में सागर भरना का, कम शब्दों में बड़ी बात कहना। तो देखिए वाक्य प्रयोग, कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर हैं। इस प्रकार से करेंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो आपको 2 ही करना है, लेकिन मैं आपको चारों बता दे रहा हूँ। गा वाला है हाथ पीले करना। तो देखिए उत्तर, इसका जो अर्थ होगा हाथ पीले करने का, लड़की का विवाह करना। देखिए वाक्य प्रयोग क्या है, वह पति की मृत्यु के बाद बड़ी मुश्किल से ही अपने बेटी के हाथ पीले कर सकी। इस प्रकार से करेंगे आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए चौथा क्या है, घा वाला, मुंह फुलाना। तो देखिए इसका अर्थ है असंतुष्ट होना। वाक्य प्रयोग, वह छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेता है। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, चारों में से आपको क्या करना है, 2 का
अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है, जिस पर आपको 2 नंबर मिल जाएँगे। आपको चारों नहीं करना, सिर्फ़ 2 ही करना है, जो आपको आसान लगे। उसके बाद देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, एक क्या है नंबर 1, पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए इसमें आपको विकल्प दिए रहेंगे, सही विकल्प चुनकर आपको चिन्ह लगाना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है पुस्तक प्लस आलया। सी ऑप्शन है क्या? देखिए पुस्त प्लस तत्कालय। डी है पुस्तक प्लस आलय और उसके बाद है पुस्तका प्लस लय। तो देखिए यहाँ पे आपको जो सही ऑप्शन लगे उसको आपको क्या करना है? लिखना है, टिक लगाना है। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा पुस्तक आलय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। इस तरह से देखिए अगला क्या दिया दूसरा, तथेति का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो ये ऑप्शन है तथा धन इति, बी है तथ धन इति, सी है तथा धन इति और डी ऑप्शन तथाई धन ति। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या है? यहाँ पे देखिए जो सही ऑप्शन है क्या है यहाँ पे? तथा धन इति। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ उत्तर हमने आपको लिख दिया तथेति, तथा धन इति। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए सही हो जाएगा। तो इस पर हम सही का क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। इसी प्रकार से आपको 4 दिए रहेंगे, आपको 2 का सही टिक लगाना होगा। देखिए हम चारों का यहाँ पे कर दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है तीसरा, नायिका का सही संधि विच्छेद है। देखिए ए ऑप्शन नय धन अकाह, बी ऑप्शन नाय धन कहा, सी ऑप्शन नय धन अकाह और देखिए डी ऑप्शन क्या है? नह धन एकाह। तो देखिए जो नायका का संधि विच्छेद है, सही संधि विच्छेद वो है नह धन अका, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। इसके बाद देखिए इसी प्रकार से आपको देगा 4 आपको देगा, जिनमें से आपको 2 सही करना होगा। इस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे विभक्ति और वचन दिया रहेगा, उस पर आपको सही शब्द दिया रहेगा, उस पर आपको विभक्ति वचन चुनकर टिक करना होगा। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है। तो ए ऑप्शन है सप्तमी विभक्ति एक वचन, बी ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति एक वचन और देखिए सी ऑप्शन है पंचमी विभक्ति बहुवचन और डी ऑप्शन है तृतीया विभक्ति द्विवचन। तो देखिए यहाँ पे जो आपको दिया आत्मनि, तो आत्मनि जो है यह है सप्तमी विभक्ति एक वचन जो आत्मनि है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। दूसरा देखिए क्या है, क्या कह रहा है कि नामसु शब्द में विभक्ति और वचन है। तो ए ऑप्शन है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, बी ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, सी ऑप्शन है पंचमी विभक्ति द्विवचन और देखिए डी ऑप्शन है तृतीया विभक्ति बहुवचन। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन नामास जो है यह है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से देखिए अगला, तो इस प्रकार से आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा, दोनों को आप सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। आपको शब्द दिया रहेगा, उसका सही अर्थ लिखना होगा, उसको मतलब सही अर्थ पर टिक लगाना होगा। शब्द दिया रहेगा, उसके नीचे 4 विकल्प दिए रहेंगे, जो उसका सही अर्थ हो उस पर आपको टिक लगाना होगा। तो देखिए ए है अविराम तथा अभिराम, अविराम अभिराम। तो देखिए इसका अर्थ क्या दे रहा है कि नंबर 1 ए है लगातार और रुचिकार, बी कह रहा है बिना रोक रोक के और सुंदर और देखिए सी क्या कह रहा है कि सुंदर और आकर्षक और डी कह रहा है कि आकर्षक और सुंदर। तो देखिए यहाँ पे अविराम और अभिराम कह रहा है। तो इसका अर्थ है अविराम का अर्थ है बिना रोके और अभिराम का अर्थ है सुंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। इस तरह से देखिए आगे क्या है, स्वर्ण सवर्ण, स्वर्ण सवर्ण। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, ए दे रहा है सोना और अच्छा रंग, बी दे रहा है सुनार और सोना, सी दे रहा है सोना और चांदी और डी कह रहा है देखिए सोना और उच्च जात। तो देखिए जो स्वर्ण है इसका अर्थ होता है सोना और सवर्ण है इसका अर्थ होता है उच्च जात। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा
सोना और उच्च जात, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा, तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब आगे देखिए, खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है ग्रामा का, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। 4 शब्द दिए रहेंगे आपको, चारों में से 2 का आपको सही अर्थ लिखना है। देखिए यहाँ पे एक दिया है कर्ण, दूसरा दिया है अक्र, अर्क, तीसरा दिया है काल। देखिए यहाँ पे हमें इसका अर्थ लिखना है। तो देखिए कर्ण का जो अर्थ होता है कान और सूर्यपुत्र होता है, और काल का अर्थ होता है समय और मृत्यु, और अक्र का अर्थ होता है मदार या सूर्य। तो इस प्रकार से आपको 2 ही का लिखना है, हमने तीनों का आपको बता दिया। आपको 4 दिए रहेंगे, 4 में से आपको 2 का सही लिखना है। इस प्रकार से आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए ग्रामर का ग नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही चयन करके लिखिए। तो पहला है जो जीता ना जा सके। ओके, तो देखिए इस पे ऑप्शन दिया है, नंबर ए कह रहा है अजय, बी कह रहा है अमर, और सी कह रहा है अजर, और डी कह रहा है अक्षय। तो देखिए जो जीता ना जा सके वो होता है अजय, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए इस प्रकार से अगला क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि देखिए रास्ता दिखाने वाला। तो ए है पथ प्रदर्शक, बी कह रहा है ज्ञानी, सी है जानकार, और डी कह रहा है सर्वज्ञ। तो देखिए जो रास्ता दिखाने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसे कहते हैं पथ प्रदर्शक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। इस प्रकार से आपको 2 करना होगा, 2 में से आपको 2 नंबर मिलेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राम का घा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो देखिए 4 आपको दिए रहेंगे, चारों में से आपको 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा, जिसके बाद आपको उसमें से 2 नंबर मिलेंगे। सिर्फ आपको इन चारों में से 2 ही करना है। तो देखिए पहला क्या है, अनेकों लोगों ने गंगा में स्नान किया। दूसरा है एक गिलास गर्म गाय का दूध दीजिए। तीसरा कह रहा है गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है, और चौथा है मैं हस्ताक्षर कर दिया। तो देखिए अगर आप इसको सही करके लिखेंगे तो देखिए अनेकों लोगों ने गंगा में स्नान किया, इसका सही जो हो जाएगा वाक्य हो जाएगा अनेक लोगों ने गंगा में स्नान किया, अनेक लोगों ने गंगा स्नान किया, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है एक गिलास गर्म गाय का दूध दीजिए। कह रहा है एक गिलास गर्म गाय, तो यहाँ पे एक गर्म गाय ने गर्म दूध होता है, तो यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा कि गाय का एक गिलास गर्म दूध दीजिए। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका सही वाक्य। उसके बाद देखिए तीसरा वाला जो है गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है। तो देखिए गौतम की पत्नी का नाम क्या है, अहल्या है, ये सही हो जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए चौथा क्या है, मैं हस्ताक्षर कर दिया, यानी मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ये इसका सही हो जाएगा, सही वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 4 दिया रहेगा, 4 में से आपको 2 करना होगा, जिस पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 का वीर रस अथवा श्रृंगार रस का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। इस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। वीर रस अथवा श्रृंगार दोनों में से एक ही का लिखना होता है। तो देखिए देखते हैं वीर रस होता क्या है। देखिए उत्तर, हेडिंग हमारा है वीर रस। तो देखिए जब युद्ध या किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए मन में उत्साह नामक स्थायी भाव परिपक्व अवस्था में प्रकट होता है तो वहां वीर रस की निष्पत्ति होती है। जैसे कि आपको कभी कभी आप देखते हैं मूवी, जैसे कि बॉर्डर मूवी अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको उत्साह आ जाएगा फिर देश के लिए लड़ने के लिए, देश के लिए जान दे देने के लिए, तो ये उत्साह हो गया, यानी ये वीर रस हो गया। तो देखिए उदाहरण इसका क्या है, देखिए उदाहरण क्या है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, माता तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं, सॉरी मामा तथा निजतात से मैं युद्ध में डरता नहीं, ये हो जाएगा इसका उदाहरण। अब देखिए खा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कह रहा है कि श्लेष अथवा श्लेष अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए हमें दोनों में से एक ही लिखना होगा, तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे श्लेष अलंकार का।
तो देखिए श्लेष अलंकार क्या होता है, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, अर्थात जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद हो उनका, वहां पे क्या होता है, वहां पे अलग अलग होता है, उसका जो अर्थ होता है अलग अलग होता है, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। अब उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन होगा। तो ये क्या कह रहा है कि वीर रस अथवा श्रृंगार रस का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने उदाहरण नहीं लिखा था, इसका सिर्फ परिभाषा ही लिखा था। तो देखिए उदाहरण हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो देखिए उदाहरण क्या है, यहाँ पे देखिए श्लेष, देखिए श्लेष अलंकार का उदाहरण क्या है। श्लेष अलंकार क्या होता है, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, अर्थात जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग में भेद में उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखिए क्या, देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो देखिए यहाँ पानी पानी दो बार आया, तो पानी का यहाँ पे दो अर्थ होगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। अब देखिए गा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोहा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए यहाँ पे कुंडलिया, इसका देखिए क्या है, कुंडलिया यह एक मात्रिक छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं, वह 24 मात्राएं होती हैं। प्रारंभ में एक दोहा और पश्चात यानी बाद में एक रोला जुड़ने से कुंडलिया बन जाता है। जो शब्द अधिकांशतः इसके आदि में आता है वही इसे इसके अंत में भी आता है, जो शुरुआत में रहता है वही अंत में भी रहता है। अब देखिए आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सफाई व्यवस्था हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो देखिए आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है, जो पत्र होगा आपका कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। तो इसमें आपको पूछ सकता है कि प्रवक्ता पद के लिए विद्यालय के प्रबंधक को पत्र लिखिए, या सड़क की मरम्मत करने के लिए न्यायपालिका को पत्र लिखिए, या मोहल्ले की साफ सफाई के लिए पत्र लिखिए। तो इस प्रकार से आपको पूछ सकता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, जो कि 7 + 2 9 नंबर का होगा। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय किसानों की समस्याओं और समाधान पर। खा कह रहा है जीवन में खेल का महत्व पर। गा है जीवन में पर्यावरण की आवश्यकता। घा कह रहा है नई शिक्षा नीति से विकास की संभावना। और अंगा कह रहा है विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन का महत्व। इस प्रकार से आपको निबंध लिखना है किसी एक पर 3 पेज का, कितने पेज का, 300, कम से कम 300 शब्द का, तभी आपको 9 नंबर मिलेगा, हर पेज पर 3 नंबर। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा क्लास 12 समान हिंदी का मॉडल पेपर हल सहित। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।